नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्पेशल सेशन में। आज हम नंबर सिस्टम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक को इस तरह समझेंगे कि आप किसी भी सवाल को सिर्फ 2 सेकंड में हल कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं गणित का ये इकाई सफर। का अंक या यूनिट डिजिट है, ये आखिर है क्या? बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें तो किसी भी संख्या का एकदम अंतिम अंक। जैसे अगर एक नंबर लेते हैं 1234, तो यहाँ आखिरी अंक क्या है? 4 है। बस। और हमारी आज की इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा और सबसे फाउंडेशनल रूल यही है कि किसी भी बड़े गणितीय समीकरण में जो फाइनल रिजल्ट आता है ना, उसका अंतिम अंक केवल और केवल सवाल में दी गई संख्याओं के इकाई अंकों पर ही निर्भर करता है। अच्छा, मतलब आगे के नंबर्स का कोई काम ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। आगे के जितने भी नंबर्स हैं वो सिर्फ डराने के लिए होते हैं, उनका कोई रोल नहीं होता। अरे वाह, मतलब ये एक तरह का इल्यूजन है। एग्जामिनर जानबूझकर बड़े नंबर्स देता है ताकि स्टूडेंट्स घबरा जाएं और अपना टाइम वेस्ट करें। एग्जैक्टली। उनका मकसद ही आपको उलझाना है। तो मैं सोच रही थी, अगर हम सिर्फ आखिरी अंक पर ही फोकस करें तो क्या एडिशन यानी जोड़ के जो बड़े सवाल होते हैं उनमें भी यही लॉजिक काम करेगा? 100% करेगा। चलिए एक असल एग्जाम का परिदृश्य लेते हैं। बताइए। मान लेते हैं एग्जाम में 23, 34, 46 और 78 को जोड़ने का सवाल आ जाए। अब जनरली कोई भी एस्पिरेंट क्या करेगा? वो तो पूरा ही जोड़ेगा ना, मतलब लिखेगा 23 + 34 हुआ 57, फिर उसमें 46 जोड़ेगा। ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। बिल्कुल। और यहीं पर हमें अपना फोकस शिफ्ट करना है। पूरी संख्याओं को जोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ अंतिम अंकों को फिल्टर करना है। मतलब 23 में से सिर्फ 3 लेंगे। हाँ, 23 का 3, 34 का 4, 46 का 6 और 78 का 8। अब देखिए ये कैलकुलेशन कितनी छोटी हो गई। अरे हाँ। हमें सिर्फ 3, 4, 6 और 8 को जोड़ना है। तो 3 और 4 हुए 7, राइट। उसमें 6 जोड़ा तो 13, और 13 में 8 जोड़ा तो 21। और 21 का अंतिम अंक है 1। तो उस पूरे बड़े एडिशन का इकाई का अंक 1 होगा। वाह, ये अप्रोच तो एकदम मतलब मुझे एक वीआईपी क्लब की एंट्री जैसी लग रही है। वीआईपी क्लब की एंट्री, ये थोड़ा दिलचस्प लग रहा है, समझाइए इसे। हाँ यार, इमेजिन कीजिए एक बहुत ही एक्सक्लूसिव वीआईपी क्लब है और बाहर एक बहुत लंबी लाइन लगी है। हर इंसान के पीछे कुछ लोग खड़े हैं। जैसे हमारे नंबर 23 में 3 आगे खड़ा है और 2 उसके पीछे। अच्छा, ठीक है। लेकिन जो बाउंसर मेन गेट पर खड़ा है ना, उसे पूरी लाइन से कोई मतलब नहीं है। उसे सिर्फ लाइन के सबसे आखिरी इंसान यानी इकाई के अंक का आईडी चेक करना है। उसे सिर्फ 3, 4, 6 और 8 का आईडी देखना है और बाकी सबको पूरी तरह इग्नोर कर देना है। क्या बेहतरीन एनालॉजी है, एकदम परफेक्ट। हमें सिर्फ आखिरी डिजिट का आईडी चेक करना है। और मजे की बात यह है कि ये वीआईपी बाउंसर वाला लॉजिक गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन में भी बिल्कुल उसी तरह काम करता है। अच्छा, गुणा में भी? हाँ, चलिए एक भयंकर सा गुणा लेते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में दिखता है। मान लीजिए सवाल है 31 गुणा 37 गुणा 36 गुणा 40 गुणा 89। ओहो, बिना कैलकुलेटर के से देखकर तो किसी के भी पसीने छूट जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर हम अपना वही फोकस शिफ्ट वाला बाउंसर रूल लगाएं तो हमें इन पूरी संख्याओं को देखना ही नहीं है। हमें सिर्फ 1, 7, 6, 6 और 9 से मतलब होना चाहिए। तो चलिए इसे थोड़ा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को लॉजिक एकदम क्लियर हो जाए। चलिए करते हैं। सबसे पहले 31 का 1 और 37 का 7 लेते हैं। 1 को 7 से गुणा किया तो 7 आया। अब इस 7 को अगली संख्या यानी 36 के 6 से गुणा करेंगे। 7 छक्के हुआ 42। एक सेकंड रुकिए, यहाँ एक कैच है। हमें 42 को पूरा लेकर आगे नहीं बढ़ना है, राइट? क्योंकि हमारा बाउंसर तो सिर्फ आखिरी डिजिट ही देखता है, तो हम 42 का सिर्फ 2 लेंगे और 4 को वहीं छोड़ देंगे। एकदम सही पकड़ा आपने। 4 को ड्रॉप कर दीजिए। अब हमारे हाथ में सिर्फ 2 है। अगली संख्या है 46, जिसका अंतिम अंक 6 है। तो हम अपने 2 को इस 6 से गुणा करेंगे। 2 छक्के हुआ 12। फिर से वही रूल, हम 12 का सिर्फ 2 लेंगे और 1 को हटा देंगे। एग्जैक्टली। और अब आखिरी संख्या बची है 89, जिसका अंतिम अंक 9 है। तो हमारे पास जो 2 बचा था उसे 9 से गुणा कर देंगे। 2 निम्मा हुआ 18। और 18 का अंतिम अंक है 8। मतलब इस पूरे डरावने गुणा का इकाई अंक 8 होगा। ये तो सच में मेंटल मैथ से भी हो सकता है, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल हो सकता है। प्रैक्टिस के साथ तो ये सेकंड्स का खेल है। लेकिन यार, गुणा में स्टेप बाय स्टेप इकाई अंक निकालना तो बहुत लॉजिकल लगा।
पर मैं सोच रही थी क्या इससे भी तेज कोई तरीका है? तेज तरीका मतलब आप शॉर्टकट की बात कर रहे हैं? हाँ, क्या गणित में कोई ऐसे नंबर्स हैं जो कैलकुलेशन को पूरी तरह से बाईपास कर देते हैं? क्योंकि हमारे सोर्स मटेरियल में कुछ ऐसे पैटर्न्स का जिक्र है जिन्हें देखते ही सीधा आंसर पता चल जाता है। हाँ, आप नोट्स के उस खास हिस्से की बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल हैं। खासकर विषम अभाज्य संख्याओं यानी ऑड प्राइम्स की सीरीज में। वही, जैसे अगर कोई सीरीज है 3, 5, 7, 11, 13 और ऐसी चलती जा रही है और एग्जामिनर इनका गुणनफल पूछ ले तो यहाँ 5 का एक बहुत ही अजीबोगरीब दबदबा देखने को मिलता है। दबदबा कहना बिल्कुल सही होगा। 5 का जादू ही कुछ ऐसा है। रूल ये कहता है कि अगर 5 को किसी भी विषम संख्या यानी ऑड नंबर से गुणा किया जाए तो अंत में हमेशा 5 ही आता है। मतलब हमेशा? हमेशा। खुद सोचकर देखिए, 5 को 3 से गुणा किया तो 15 आया, अंतिम अंक 5। 5 को 7 से किया तो 35 आया, फिर से अंतिम अंक 5। 5 को 9 से किया तो 45, फिर से 5। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई लंबी सीरीज है जिसमें सिर्फ विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स है और उनके बीच में कहीं भी बस एक बार 5 छिपा बैठा है तो हमें आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। एकदम नहीं, सीधा 5 पे टिक लगाओ और आगे बढ़ जाओ। लेकिन एक सवाल है मेरे दिमाग में। विषम संख्याओं का तो समझ आ गया कि 5 का राज चलता है। अगर किसी सीरीज में सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स भर दी जाएं, तब तो ये 5 वाला लॉजिक फेल हो जाएगा ना? फेल नहीं होगा, बल्कि एक नया और भी पावरफुल लॉजिक जन्म लेगा। अच्छा, वो कैसे? मान लेते हैं सम संख्याओं की एक सीरीज है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि। यहां जैसे ही 10 की एंट्री होती है जिसके अंत में 0 है तो खेल वहीं हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अरे हाँ, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या को गुणा करो अंत में 0 ही आता है। मतलब एक बार अगर 0 बन गया समीकरण में तो आगे चाहे 1 लाख से भी गुणा कर लो वो 0 ही रहेगा। बिल्कुल। ये तो वाकई गणित का ब्लैक होल है यार। जो भी इसके करीब आएगा ये उसे निगल लेगा और आउटपुट में सिर्फ 0 ही देगा। बहुत ही सटीक एनालॉजी आपकी। ये वाकई एक ब्लैक होल है। और दिलचस्प बात यह है कि ये ब्लैक होल सिर्फ 10 के सीधे तौर पे लिखे होने पर ही नहीं बनता। मतलब छुपकर भी बन सकता है। हाँ, एक सीरीज इमेजिन करते हैं, 91 गुणा 93 गुणा 95 गुणा 96 गुणा 97 गुणा 98। अब देखिए, इसमें कहीं भी 10, 20 या 30 सीधे तौर पे नहीं लिखा है। सीरीज में तो नहीं दिख रहा। लेकिन एक सेकेंड, इसमें 95 का 5 है और 96 का 6 है। 6 एक सम संख्या है और जब 5 और 6 मिलते हैं तो 30 बनता है। और 30 में क्या है? हमारा ब्लैक होल यानी 0। एग्जैक्टली, आपने पकड़ लिया। 5 और कोई भी सम संख्या, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, जब भी वो एक दूसरे से टकराते हैं वो हमेशा 0 पैदा करते हैं। 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 छक्के 30। और एक बार 0 बन गया तो पूरे समीकरण का इकाई अंक सीधा 0 हो जाएगा। आगे कुछ देखना ही नहीं है। बिल्कुल। और इसी ब्लैक होल का सबसे बेहतरीन और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें फैक्टोरियल्स यानी क्रम गुणित में देखने को मिलता है। हाँ, फैक्टोरियल्स। गणित में जब किसी नंबर के आगे वो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है ना, इसे थोड़ा डिकोड करते हैं उन एस्पिरेंट्स के लिए जो शायद इसे भूल चुके हैं। श्योर। फैक्टोरियल का मतलब होता है उस संख्या से लेकर 1 तक की सभी संख्याओं का गुणा। जैसे अगर 4 फैक्टोरियल लिखा है तो उसका मतलब है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। एकदम सही। तो 4 फैक्टोरियल का मान होता है 24 और इसका इकाई अंक हुआ 4। यहां तक तो सब नॉर्मल लग रहा है। हाँ, लेकिन जैसे ही गाड़ी 5 फैक्टोरियल पर पहुंचती है तो ये सीरीज बनती है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या है? यहाँ 5 भी मौजूद है और 4 यानी सम संख्या भी मौजूद है। और जैसा हमने अभी वो ब्लैक होल वाला नियम डिस्कस किया, 5 और 4 मिलकर 20 बना देंगे, यानी हमें हमारा 0 मिल गया। बिल्कुल मिल गया। अगर हम इसे पूरा कैलकुलेट भी करें ना तो 5 फैक्टोरियल का टोटल होता है 120, जिसका इकाई अंक 0 है। और यहीं से एक बहुत ही पावरफुल रूल बन जाता है जो एग्जाम में बहुत सारे सेकंड्स बचाता है। नियम यह है कि 5 फैक्टोरियल और उससे बड़े सभी फैक्टोरियल्स का इकाई अंक हमेशा और हमेशा 0 होता है। ओहो, ये तो एकदम मास्टर रूल है। मतलब 6 फैक्टोरियल होगा, 6 गुणा 5 गुणा 4, उसमें भी 5 और सम संख्या है। 7 फैक्टोरियल में भी है। तो अगर एग्जाम में कोई डराने के लिए पूछ ले कि 99 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या है, तो इसे देखकर घबराना थोड़ी है, क्योंकि इसमें
5 और 2 का कॉम्बिनेशन तो पक्का आएगा ही आएगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, सीधा आंसर 0 मार्क करना है। बिल्कुल यार, ये वो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो सिलेक्शन डिसाइड करती हैं, लेकिन साधारण गुणा और फैक्टोरियल तो फिर भी हैंडल हो जाते हैं। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि जो कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डराता है वो है घात यानी पावर्स वाले सवाल। ओहो, पावर्स। हाँ, जब किसी बेस नंबर पर हजारों की पावर लगी हो तब सच में पसीने छूटते हैं। जैसे नोट्स में एक जगह जिक्र है 3765 की पावर 437। अब इस नंबर को 437 बार गुणा करना तो किसी इंसान के बस की बात नहीं है। इसके लिए क्या कोई शॉर्टकट है? इसके लिए तो शॉर्टकट्स की पूरी एक दुनिया है। पावर्स के केस में गणितज्ञों ने 0 से लेकर 9 तक के सभी अंकों को उनके व्यवहार के आधार पर अलग-अलग क्लब्स में बांट दिया है। क्लब्स? अच्छा। हाँ, सबसे पहला और सबसे प्यारा क्लब है नो चेंज क्लब। इस क्लब के परमानेंट मेंबर्स हैं 0, 1, 5 और 6। नो चेंज का मतलब कि इनका इकाई का अंक कभी नहीं बदलता, चाहे पावर कुछ भी हो। बिल्कुल। अगर बेस का अंतिम अंक 0, 1, 5 या 6 है तो उस पर पावर चाहे सम हो या विषम हो, 10 हो या 10 करोड़, उसका फाइनल इकाई का अंक वही रहता है। अरे वाह! तो अगर सवाल है 3765 की पावर 437, तो यहाँ बेस नंबर का आखिरी अंक 5 है। तो क्या पावर 437 को पूरी तरह इग्नोर कर दें? आंसर सीधा 5 होगा। बिना किसी डाउट के। ऐसे ही अगर कोई नंबर है, मान लीजिए 61,736, जिसकी पावर 32,567 लगी हो, बेस का अंतिम अंक 6 है ना, तो आंसर 6 होगा। अगर 32,541 की पावर 325 है तो अंतिम अंक 1 है, इसलिए आंसर 1 ही रहेगा। यार ये तो एकदम मैजिक है, लेकिन एक क्रिटिकल माइंडसेट के सोचें तो ऐसा होता क्यों है? मतलब 5 और 6 हमेशा सेम क्यों रहते हैं? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? बहुत ही वैलिड सवाल है। चलिए इसे खोल कर देखते हैं। 5 को खुद से गुणा कीजिए। 5 गुणा 5 हुआ 25, लास्ट में 5 आया। हाँ। अब इस 25 को फिर 5 से कीजिए तो 125, फिर 5 आया। 125 को 5 से कीजिए, 625, फिर 5 आया। अच्छा, तो ये एक ऐसा लूप है जिसे तोड़ा ही नहीं जा सकता। एग्जैक्टली। इसी तरह 6 गुणा 6 हुआ 36, अंत में 6। 36 गुणा 6 हुआ 216, अंत में 6। ये नंबर अपने नेचर को लेकर बहुत जिद्दी हैं। बहुत ही लॉजिकल है। मतलब 0, 1, 5 और 6 का तो टेंशन ही खत्म। एकदम खत्म। लेकिन इसके बाद जो अगला क्लब है, जिसे हमारे नोट्स में ऑड इवन क्लब कहा गया है, जिसमें 4 और 9 आते हैं, उनके रूल्स थोड़े अलग हैं। हाँ, वो थोड़े अलग तरीके से बिहेव करते हैं। नोट्स बताते हैं कि 4 की पावर विषम यानी ऑड हो तो 4 आएगा, और सम यानी इवन हो तो 6 आएगा। इसी तरह 9 की पावर विषम हो तो 9, सम हो तो 1। बिल्कुल सही। लेकिन एक बात बताइए, एग्जाम के इतने प्रेशर में ये सब रटने की क्या जरूरत है? मतलब क्या इसके पीछे भी कोई लॉजिक है कि 4 और 9 ऐसे क्यों बर्ताव करते हैं? मैं बस रट्टा नहीं मारना चाहती। और रट्टा मारना भी नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत लॉजिकल पैटर्न है जिसे हम 2 स्टेप लूप कहते हैं। 2 स्टेप लूप? हाँ। चलिए 4 का ही उदाहरण लेते हैं और इसे लाइव कैलकुलेट करते हैं। 4 की पावर 1 कितनी होती है? 4। अब 4 की पावर 2 देखिए। 4 गुणा 4 हुआ 16, इकाई अंक 6 आया। हाँ, यहाँ तक तो 4 और 6 मिल गया। अब 4 की पावर 3 करते हैं। 16 गुणा 4 हुआ 64, इकाई अंक वापस 4 आ गया। अरे, और 4 की पावर 4 करेंगे तो 64 गुणा 4 हुआ 256, इकाई अंक फिर से 6 आ गया। तो क्या पैटर्न दिख रहा है? 4, 6, 4, 6। अरे हाँ, ये तो हर दूसरे स्टेप पर पेंडुलम की तरह खुद को रिपीट कर रहा है। मतलब जब पावर ऑड है, जैसे 1, 3, 5, तो रिजल्ट हमेशा 4 ही आ रहा है। और जब पावर इवन है, जैसे 2, 4, 6, तो रिजल्ट हमेशा 6 आ रहा है। ये तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। एग्जैक्टली। और यही सेम 2 स्टेप लूप 9 के साथ भी चलता है। 9 की पावर 1 है 9, 9 की पावर 2 है 81, इकाई अंक 1, 9 की पावर 3 है 729, इकाई अंक वापस 9 आ गया। तो विषम पर हमेशा 9 और सम पर हमेशा 1। बिल्कुल। ये तो मेक्स टोटल सेंस। इसलिए अगर एक बड़ा सवाल आ जाए एग्जाम में, जैसे 67,354 की पावर 1,237, तो यहाँ बेस का अंतिम अंक 4 है और पावर जो है 1,237 वो एक विषम संख्या है। तो बिना कुछ कैलकुलेट किए हम सीधे कह सकते हैं कि ऑड पावर होने की वजह से इकाई अंक 4 ही होगा। परफेक्ट।
और अगर 3259 की पावर 1214 हो तो 9 है बेस में, और पावर 1214 इवन है तो इकाई अंक 1 होगा। मतलब 0, 1, 5, 6 का नो चेंज क्लब हो गया। हाँ 4 और 9 का 2 स्टेप लूप हो गया। हाँ। लेकिन यार गणित में हमेशा कुछ जिद्दी नंबर्स होते हैं जो आसानी से कोई पैटर्न फॉलो नहीं करते, जो न तो सेम रहते हैं और न ही सिर्फ 2 स्टेप्स में रिपीट होते हैं। आप किन की बात कर रहे हैं? मैं बात कर रही हूँ 2, 3, 7 और 8 की। उनके साथ क्या किया जाए? हाँ, ये हमारी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2, 3, 7, 8 और साइक्लिसिटी ऑफ 4। इसे हम प्यार से द 4 स्टेप डांस भी कह सकते हैं। 4 स्टेप डांस? हाँ, जैसे 4 और 9 हर 2 स्टेप के बाद रिपीट होते हैं, वैसे ही ये चारों नंबर्स 2, 3, 7, 8 हर 4 स्टेप के बाद अपना इकाई अंक रिपीट करते हैं। अच्छा। तो इनकी पुनरावृत्ति या जिसे साइक्लिसिटी कहते हैं, वो 4 की होती है। बिल्कुल, और इसलिए जब भी किसी बड़े सवाल में बेस का अंतिम अंक 2, 3, 7 या 8 हो, तो हम पावर को सीधा 4 से भाग कर देते हैं, यानी डिवाइड कर देते हैं। हम ये देखते हैं कि भाग देने के बाद शेषफल या रिमाइंडर क्या बच रहा है। तो अगर हम किसी संख्या को 4 से भाग देंगे तो शेषफल या तो 1 बचेगा या 2 या 3 और या फिर वो पूरी तरह कट जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 बचेगा। एकदम सही। और नियम बहुत सीधा है। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो आप बेस की पावर 1 वाला मान लेंगे। अगर रिमाइंडर 2 है तो पावर 2 वाला मान। रिमाइंडर 3 है तो पावर 3 वाला मान। और अगर रिमाइंडर 0 है तो? अगर रिमाइंडर 0 है यानी पूर्णता विभाजित हो गया, तो आप पावर 4 वाला मान लेंगे। 1 सेकेंड, रुको, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। मुझे एक एनालॉजी याद आ रही है। क्या हम इस 4 की साइक्लिसिटी को साल के मौसम यानी सीजन से जोड़ सकते हैं? साल के मौसम, ये एक नया नजरिया है। थोड़ा विस्तार से समझाइए इसे। देखिए, हमारे पास मुख्य रूप से 4 मौसम होते हैं। स्प्रिंग यानी वसंत, समर यानी गर्मी, ऑटम यानी पतझड़ और विंटर यानी सर्दी। हाँ, ये 4 मौसम एक के बाद एक आते हैं और 4 मौसम बीत जाने के बाद क्या होता है? चक्र वापस वहीं स्प्रिंग से शुरू हो जाता है। अरे वाह। वैसे ही 2, 3, 7 और 8 का इकाई अंक हर 4 पावर के बाद खुद को रिपीट करता है। तो जब हम पावर को 4 से भाग देते हैं तो हम असल में क्या कर रहे हैं? हम बस ये पता लगा रहे हैं कि कितने साल यानी पूरे चक्र बीत गए और अभी हम करंटली किस मौसम में खड़े हैं। वाओ यार, ये एनालॉजी एकदम मास्टर स्ट्रोक है। 4 से डिवाइड करके हम बीते हुए सालों के एक्स्ट्रा चक्र हटा देते हैं और सिर्फ करंट मौसम पर फोकस करते हैं, है ना? बिल्कुल। चलिए इसे साबित करने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। 3 का साइकिल पकड़ते हैं। ठीक है। 3 की पावर 1 होता है 3। ये हो गया आपका पहला मौसम, स्प्रिंग। 3 की पावर 2 है 9। ये हो गया दूसरा मौसम, समर। 3 की पावर 3 है 27, यानी अंतिम अंक 7। ये है तीसरा मौसम, ऑटम। और 3 की पावर 4 है 81, यानी अंतिम अंक 1। ये हो गया चौथा मौसम, विंटर। एग्जैक्टली। अब अगर एग्जाम में सवाल आ जाए कि 3 की पावर 17 का इकाई अंक क्या होगा, तो इस मौसम वाली एनोलॉजी से इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो बहुत आसान है। पावर है 17, तो हम 17 को 4 मौसमों से भाग देंगे। 4 चौके 16, मतलब 16 पर 4 पूरे चक्कर खत्म हो गए। 17 में से 16 गए तो शेषफल यानी रिमाइंडर बचा 1। और रिमाइंडर 1 बचने का मतलब क्या है? मतलब हम वापस पहले मौसम में आ गए हैं, यानी स्प्रिंग में। तो 3 की पावर 1 का जो मान है वही हमारा आंसर होगा। और 3 की पावर 1 होती है 3, तो पूरे सवाल का इकाई अंक 3 होगा। ये तो बिना पेन पेपर के दिमाग में ही सॉल्व हो गया। बिल्कुल सही कैलकुलेट किया आपने। ऐसे ही अगर रिमाइंडर 2 बचता तो आंसर 9 होता। अगर 3 बचता तो 7 होता। और अगर पावर 20 होती, जो 4 से पूरी तरह कट जाती, तो रिमाइंडर 0 बचता। तब हम चौथे मौसम यानी विंटर की वैल्यू लेते, जो 1 है। परफेक्ट। यही सेम लॉजिक 2, 7 और 8 की साइक्लिसिटी पर भी अप्लाई होता है, जिनकी वैल्यूज हमारे सोर्स नोट्स की टेबल में दी गई हैं। बस पावर को 4 से भाग देना है, मौसम यानी रिमाइंडर चेक करना है और आंसर निकाल लेना है। तो अगर इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटे तो मुझे लगता है हमने आज सच में गणित के एक बहुत बड़े डर को मुट्ठी में कर लिया है। हमने शुरुआत की इस बात से कि साधारण जोड़ और गुणा में
सिर्फ आखिरी डिजिट के आईडी कार्ड पर फोकस करना है। बिल्कुल। फिर हमने 0 का ब्लैक होल और 5 का मैजिक देखा, जहां देखते ही आंसर 0 या 5 हो जाता है। और पावर्स के जो डरावने सवाल होते हैं उनको हमने 3 बहुत ही लॉजिकल क्लब्स में तोड़ दिया। पहला नो चेंज क्लब, जिसमें 0, 1, 5, 6 है। दूसरा ऑड इवन पेंडुलम क्लब, जिसमें 4 और 9 है। और आखिर में हमारा सीजन्स वाला 4 स्टेप साइक्लिसिटी क्लब, जिसमें 2, 3, 7 और 8 है। बेहतरीन समरी। तो सेशन के शुरुआत में जो हमने 2 सेकंड में हल करने का दावा किया था, क्या एक आम एस्पिरेंट के लिए वो सच में पॉसिबल है? आपको क्या लगता है? 100% पॉसिबल है। मेरा मानना है कि अगर कोई भी स्टूडेंट इन लॉजिक्स और पैटर्न्स को गहराई से समझ ले और बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले, तो उसे लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही बात है। वो सिर्फ नंबर का बेस और पावर का नेचर देखेगा और आंसर उसके दिमाग में खुद ब खुद फ्लैश हो जाएगा। 2 सेकंड बहुत हैं। यार, ये सुनकर तो किसी का भी कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगेगा। अब चलते चलते हमारे लिसनर्स और स्टूडेंट्स के लिए एक सोचने वाला विचार, एक प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ते हैं, ताकि उनका दिमाग चलता रहे। बिल्कुल छोड़ना चाहिए। आज हमने जाना कि 5 फैक्टोरियल और उससे आगे के सभी फैक्टोरियल्स के अंत में इकाई का अंक हमेशा 0 आता है, क्योंकि वहां 5 और 2 का मिलन हो जाता है और वो हमारा ब्लैक होल बन जाता है। जी, ये तो हमने अच्छे से एस्टैब्लिश कर लिया। लेकिन जरा एक कदम आगे की सोचिए। अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि 100 फैक्टोरियल, मतलब 100 फैक्टोरियल को अगर हम पूरा कैलकुलेट करें तो उसके अंत में कुल कितने शून्यों, यानी नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज होंगे? अरे बाप रे! सिर्फ एक जीरो नहीं, बल्कि टोटल कितने जीरो एक साथ लाइन से लगे होंगे? क्या आज सीखे गए इसी 5 और सम संख्याओं के कॉम्बिनेशन वाले लॉजिक को थोड़ा और एक्सपैंड करके इसका पता लगाया जा सकता है? इस पहेली पर विचार जरूर कीजिएगा। क्या बात है! ये तो दिमाग के सारे तार खोल देने वाला सवाल है। आई एम श्योर लोग इस पर जरूर सोचेंगे। तो आज की इस पावर पैक्ड चर्चा में बस इतना ही। मुझे भी बहुत मजा आया। उम्मीद है कि आज का ये डीप डाइव हर उस एस्पिरेंट के काम आएगा जो गणित की कैलकुलेशन से जूझ रहा है। इसी तरह सीखते रहिए, लॉजिक को समझते रहिए और गणित के डर को पीछे छोड़ते रहिए। मिलते हैं अगली चर्चा में।